वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। बीए फोर्थ सेमेस्टर में जो छात्र छात्रा आए हैं उनमें आपको हिंदी अनुवाद पढ़ना पड़ता है। तो हिंदी अनुवाद से बनने वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको बताने का प्रयास करूँगा। आपको याद होगा हमने 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो दी थी, तो उसी टॉपिक के अंतर्गत इन चैप्टर्स को भी मैंने संकलित किया था, इन टॉपिक्स को भी संकलित किया था। तो आज उन्हीं टॉपिक्स में से एक टॉपिक है आपका अनुवाद का महत्व और अनुवाद का प्रकार। हालांकि ये दो टॉपिक अपने आप में हैं, लेकिन अनुवाद का महत्व और अनुवाद का प्रकार, चूंकि अनुवाद के महत्व की बात की जाए तो दीर्घ उत्तरीय में एक प्रश्न सीधे सीधे अनुवाद के महत्व को लेकर के पूछा जाता है और एक अच्छे अनुवादक के क्या गुण होने चाहिए वहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा अनुवाद के प्रकार को लेकर के प्रश्न परीक्षा में कई सारे प्रश्न बनते रहते हैं कि एक अच्छे अनुवादक के क्या गुण होते हैं या अनुवाद का क्या महत्व होता है, इसको बताएं। ये प्रश्न आपसे ऐसे भी बन सकता है कि अनुवाद के महत्व की विवेचना कीजिए, या फिर प्रश्न आपसे बन सकता है कि अनुवाद की उपयोगिता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए अनुवाद हेतु आवश्यक बिंदुओं की चर्चा अपने शब्दों में कीजिए। कुछ इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अनुवाद के प्रकार में अगर बात की जाए तो अनुवाद कई प्रकार का होता है, आप सभी को पता होगा, तो वहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज जो दो प्रश्न दीर्घ उत्तरीय के हैं, सबसे बड़े बड़े और सबसे महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उनको मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। उत्तर आपके समक्ष लिखे हुए प्रतीत होंगे, आपको दिखेंगे उत्तर, तो आप उत्तर को देखेंगे और एक प्रकार से आसानी समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता, अनुवाद के प्रकार की अगर बात किया, अनुवाद कई प्रकार के होते हैं। एक तो विषय वस्तु के आधार पर हम अनुवादों को बांटते हैं और एक प्रक्रिया के आधार पर। तो विषय वस्तु के आधार पर जो हम अनुवादों को बांटते हैं उसमें साहित्य अनुवाद हो गया, कार्यालयीय अनुवाद हो गया, विधिक अनुवाद हो गया, आशु अनुवाद हो गया, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद हो गया, वाणिज्यिक अनुवाद हो गया। तो इन सभी अनुवाद के बारे में जानने वाले हैं, खास करके विषय वस्तु के आधार पर जो हम बांटते हैं, मतलब बांटते हैं अनुवाद को। और दूसरा कैटेगराइजेशन या वर्गीकरण जो हम करते हैं अनुवाद का, वो करते हैं प्रक्रिया के आधार पर। तो प्रक्रिया के आधार पर अगर अनुवाद की बात की है तो अनुवाद 4 प्रकार के होते हैं। एक तो शब्दानुवाद, एक भावानुवाद, एक सारानुवाद और एक यांत्रिक अनुवाद। इन चारों अनुवाद के बारे में पढ़ेंगे। और जो विषय वस्तु के आधार पर है 6 अनुवाद, जैसे साहित्यिक अनुवाद, कार्यालयीय अनुवाद, विधिक अनुवाद, आशु अनुवाद, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद, वाणिज्यिक अनुवाद, इनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के आज आप बहुत बड़ा टॉपिक कवर करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर को आपको कैसे लिखना है। सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा मैं। चलिए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। अनुवाद का यह टॉपिक आप जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम अनुवाद के प्रकार के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं कि अनुवाद का प्रकार क्या है। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि अनुवाद कितने प्रकार का होता है। अनुवाद के बारे में हम जानते हैं, फिर उसके बाद में अनुवाद के महत्व को हम समझेंगे इसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है भाई, अनुवाद के प्रकार। अनुवाद के प्रकार की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अनुवाद के बारे में आपको पता होगा कि अनुवाद है क्या। तो अगर आप लोगों के मन में हो रहा है कि अनुवाद है क्या, तो अनुवाद के बारे में मैंने आपको बताया था कि अनुवाद शब्द जो है वो खास करके वाद जो शब्द है एक, वो वाद शब्द जो है खास करके संस्कृत के वद धातु से बना है। और संस्कृत में वद का मतलब होता है बोलना या कहना, और वद से एक प्रकार से बना वाद, और वाद का मतलब होता है कथन या कही गई बात। ठीक है, या बोला गया या व्यक्त किया गया कोई विचार, तो वो होता है आपका अनुवाद। ठीक है, अच्छा, अनु जो प्रत्यय लगता है इसके बाद में अनु माने होता है दोहराना या पुनः कथन। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो अनुवाद की अगर बात की जाए अगर सरल भाषा में, तो अनुवाद जो होता है ये एक प्रकार से एक भाषा से दूसरे भाषा में भावों या विचारों का एक प्रकार से आदान प्रदान होता है। मतलब जैसे अंग्रेजी में कोई बात लिखी हुई तो उसको हिंदी में हम बताते हैं, या हिंदी में लिखी हुई तो अंग्रेजी में बताते हैं, फिर दुनिया की किसी भाषा में लिखी है और दूसरी किसी भाषा में हम उसको बताते हैं, तो वो अनुवाद कहलाता है। समझ रहे हैं ना। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव, डॉक्टर सतीश कुमार रोहरा, नायडा, टेलर, इन सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से अनुवाद की परिभाषा दी है। तो आइए उसी अनुवाद के प्रकार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि अनुवाद की परिभाषा वगैरह के बारे में ऑलरेडी हमने बोर्ड पर आपको एक क्लास दी थी, आप लोगों ने देखा होगा, चैप्टर 1 नाम से पढ़ी होगी, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। ठीक है, अनुवाद कार्य अत्यंत जटिल कार्य होता है। जटिल माने कठिन कार्य होता है अनुवाद। अनुवाद कोई सरल काम नहीं, कोई बच्चों का खेल नहीं है अनुवाद करना या अनुवाद सीखना। अनुवाद एक जटिल काम होता है जिसमें अनुवादक की भूमिका अहम होती है। अनुवादक मतलब जो अनुवाद करने वाला व्यक्ति होता है उसको अनुवादक कहते हैं, तो उसकी भूमिका बहुत अहम होती है। अनुवाद की पूर्ण प्रक्रिया से या अनुवाद की पूर्ण प्रक्रिया में
उसे अलग अलग भूमिकाएं निर्वहन करनी पड़ती है। मतलब अनुवाद की प्रक्रिया चूँकि एक प्रक्रिया के तहत अनुवाद होता है, तो अनुवाद की पूरी प्रक्रिया में जो अनुवादक होता है उसको अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं या उसकी जो रोल होते हैं अनुवादक के, वो निभाने पड़ते हैं उसको। और मूल पाठ का विश्लेषण करते समय, मूल पाठ समझ रहे हैं ना, जो जिस भाषा में चीज़ें लिखी हैं, एक होता है स्रोत भाषा, एक होती है लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा मतलब होता है जिस भाषा का अनुवाद करना है, लक्ष्य भाषा जिस भाषा में अनुवाद करना है, ठीक है। तो मूल पाठ मतलब जो स्रोत भाषा है, जिस भाषा का हमको अनुवाद करना है, तो मूल पाठ का सबसे पहले विश्लेषण करते समय वह पाठक की भूमिका में होता है अंतरण अथवा रूपांतरण। अंतरण और रूपांतरण का मतलब एक ही होता है। अंतरण माने होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या एक चीज़ से दूसरी चीज़ में परिवर्तन होना, यही होता है संतरण। संतरण का मतलब यही होता है। रूपांतरण का मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना, ठीक है। तो अंतरण या रूपांतरण करते समय वह दुभाषिक विद्वान की, दुभाषिक विद्वान मतलब जो अनुवादक होता है वो दुभाषिया होता है, क्योंकि वो अंग्रेजी को भी जानेगा, हिंदी को भी जानेगा, तभी वो अंग्रेजी और हिंदी का अनुवाद कर पाएगा। मतलब दोनों भाषाओं का, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, दोनों का ज्ञान एक अनुवादक को होना परम आवश्यक होता है। तो दुभाषिक विद्वान की भूमिका और अनुदित पाठ या पुनर्रचना प्रस्तुत करते समय वह लेखक की भूमिका में होता है। अनुवादक की भांति अनुवाद के प्रति भी विविध प्रकार हैं, और सुविधा की दृष्टि से अगर देखें तो अनुवाद के प्रकारों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला कौन सा है? पहला है विषय वस्तु के आधार पर अनुवादों को बांटते हैं, और दूसरा होता है प्रक्रिया के आधार पर। तो विषय वस्तु के आधार पर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद के प्रकार निम्नलिखित हैं। कैसे हैं भाई? 6 प्रकार के अनुवाद होते हैं विषय वस्तु के आधार पर। पहला है साहित्यिक अनुवाद। अभी साहित्यिक अनुवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। कार्यालय अनुवाद, अभी कार्यालय अनुवाद के बारे में, मतलब जितने अनुवाद हैं सभी अनुवाद के बारे में हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। तो चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता है नहीं, कोई भी अनुवाद से। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रश्न आपका नहीं, लगभग 10-12 प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय के भी यहाँ से तैयार हो जाएंगे आपके, क्योंकि साहित्यिक अनुवाद या साहित्य अनुवाद ऐसे लिख करके आपको छोड़ देगा, 50 शब्दों में आपको लिखने के लिए बोला जाएगा। तो वो 50 शब्द आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो कई प्रकार के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके और लघु उत्तरीय तैयार होंगे, यहाँ तक कि दीर्घ उत्तरीय के 2-3 प्रश्न आपके यहाँ से तैयार होने वाले हैं। तो पहला होता है विषय वस्तु के आधार पर साहित्यिक अनुवाद, दूसरा कार्यालयीय अनुवाद, तीसरा होता है विधिक अनुवाद, चौथा होता है आशु अनुवाद, पांचवा होता है वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद, छठा होता है वाणिज्यिक अनुवाद। अच्छा, साहित्यिक अनुवाद मतलब साहित्य के क्षेत्र में किया गया अनुवाद। अब साहित्य के क्षेत्र में पद्य अनुवाद, नाट्य अनुवाद, गद्य अनुवाद, ये कई अनुवाद होते हैं। कार्यालयीय अनुवाद में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में या एक कार्यालयी एक प्रकार से जो अधिकारी होते हैं उनके आपस में बीच की वार्ता या एक प्रकार से पत्र आदि के माध्यम से क्या होता है, विचार और भाव नहीं समझ पाते, मान लेते दुभाषीय हैं, एक दूसरी भाषा का है, दूसरा दूसरे भाषा का है, तो इस प्रकार से, या एक कार्यालय जो है कश्मीर में है, दूसरा कार्यालय तमिलनाडु में है, तीसरा पूर्वोत्तर भारत के मतलब कि बांग्लादेश मतलब कि पश्चिमी बंगाल में है, चौथा असम में है, पांचवा गुजरात में है, छठा उड़ीसा में है। तो इस प्रकार से अलग अलग कार्यालय अलग अलग भारत के देशों मतलब भारत के राज्यों में फैले हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग भाषा का होना भी परम आवश्यक है। तो अलग अलग भाषाओं को दूसरी भाषा से, तमिलनाडु वाले को तमिल भाषा आती है, उत्तर प्रदेश वालों को हिंदी आती है, तो हिंदी और तमिल में एक प्रकार से हिंदी वाला तमिल नहीं समझेगा, तमिल वाला हिंदी नहीं समझेगा, इसके लिए एक अनुवादक की आवश्यकता पड़ती है। तो वो होता है कार्यालयीय अनुवाद। तीसरा होता है विधिक मतलब कानूनी अनुवाद, ठीक है, कानून से रिलेटेड। चौथा आशु अनुवाद मतलब दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, जैसे एक है तमिल वाला, एक है हिंदी वाला। अब एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कि तमिल भी जानता है और हिंदी भी जानता है, वो हिंदी वाले की बात को तमिल में बताएगा तमिल वाले को, तमिल वाले की बात हिंदी में बताएगा हिंदी वाले को, मतलब वो होता है आशु अनुवाद। मतलब आशु अनुवाद खड़े होकर के एक व्यक्ति तुरंत जो है उसका कन्वर्ट करता और बताता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद में जो वैज्ञानिक विधियों में, तकनीकी में, टेक्नोलॉजी में प्रयोग होता है वो। वाणिज्यिक अनुवाद मतलब जो बैंक वगैरह में होता है। अभी हम इसको विस्तार से और जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो है प्रक्रिया के आधार पर। प्रक्रिया के आधार पर जो अनुवाद होता है वो है एक तो शब्दानुवाद, शब्द का अनुवाद, एक भाव अनुवाद यानी भावों का अनुवाद, तीसरा सार का अनुवाद मतलब कि जो सार को कह लिए, थोथा दिए उड़ाए, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको केवल निकाल करके उसी का अनुवाद करके समझा देना वो। चौथा होता है यांत्रिक मतलब मशीनी अनुवाद। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया के आधार पर 4 प्रकार के अनुवाद होते हैं। आइए हम अनुवाद के विषय वस्तु एवं प्रक्रिया के आधार पर जो अनुवाद है उनके प्रकार को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अनुवाद हमने बताया था आपको साहित्य अनुवाद। साहित्य अनुवाद की अगर बात की है, साहित्यिक अनुवाद
बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है एक देश के साहित्य को समझने के लिए, दूसरे देश के पाठकों के लिए, दूसरे देश के लेखकों के लिए, कि विश्व स्तर में क्या लिखा जा रहा है, विश्व में क्या लिखा जा रहा है। और आपको पता होगा रामचरितमानस से लेकर के वेदों का, स्मृतियों का, पुराणों का पता नहीं कितनी कितनी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो ये सब साहित्यिक अनुवाद के अंतर्गत ही आते हैं। साहित्यिक अनुवाद में एक पक्ष साहित्य अनुवाद का भी है। कला और साहित्य किसी भी समाज की पहचान बनाते हैं, चूँकि समाज और साहित्य का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, ठीक है। और किसी भी देश और समाज को जानने के लिए वहाँ के साहित्य को पढ़ना और परखना जरूरी होता है। और युगीन परिस्थितियों का आंकन, युगीन मतलब जो अलग अलग युग में जो परिस्थितियाँ रही हैं उन सभी को आंकने के लिए साहित्य में एक प्रकार से चीज़ें दी होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि मैक्सिमम गोर्की का कथा साहित्य तत्कालीन रूप में हुई क्रांति और जनसंघर्ष का जीवंत दस्तावेज है। उसका अनुवाद करते हुए हम पात्रों या स्थानों आदि के नाम को बदलते हुए उसका भारतीयकरण नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय स्थितियां तत्कालीन रूप से बिल्कुल भिन्न थीं। और इसी तरह किसी नोबेल विजेता यूरोपीय साहित्यकार से संबंधित हिंदी समाचार बनाया जा रहा है, तो अनुवादक उस साहित्यकार के परिवेश और युगीन स्थितियों का हिंदी में ज्यों का त्यों उल्लेख करना होगा, क्योंकि उसके साहित्य में भारत का नहीं, उसके देश और समाज की स्थितियों का दस्तावेज है। मतलब साहित्यिक अनुवाद में क्या होता है, कभी कभी कठिनाइयाँ भी साहित्यिक अनुवाद में ज़्यादा आती हैं। साहित्यिक अनुवाद में कठिनाइयाँ तब आती हैं जब वो चीज़ें पद्य में लिखी होती हैं। गद्य में तो चलो कुछ समझ में आ जाता है लोगों को, लेकिन पद्य में क्या होता है, कोई रचना है मान लेते हैं, उस रचना का भावार्थ क्या है, उसका सार क्या है, तो इसको पहले समझना पड़ता है एक अनुवादक को। तो इसमें जटिलताएं होती हैं, कठिनाई का अनुभव करते हैं अनुवादक लोग, और एक अच्छे अनुवादक होना परम आवश्यक होता है साहित्यिक अनुवाद करने में। साहित्यिक अनुवाद बड़ा जटिल सा होता है, ठीक है। तो अनुवाद जब साहित्य का होता है तो वहाँ की परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। जैसी परिस्थिति वहाँ पर उत्पन्न हुई थी, उस जैसी परिस्थिति अगर भारत में उत्पन्न हुई है तो फिर उसका अनुवाद करके भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसका भारतीयकरण किया जाता है। तो इस प्रकार का अनुवाद होता है ये। दूसरा अनुवाद होता है कार्यालयीय अनुवाद। कार्यालयीय अनुवाद से आशय प्रशासनिक पत्राचार, कामकाज के अनुवाद से होता है। प्रशासन के मामलों में जो पत्र वगैरह लिख करके भेजा जाता है उसका अनुवाद वगैरह, ये सब कार्यालयीय अनुवाद कहलाता है। जैसा कि विदित है, विदित मतलब हमको जानकारी है, स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के पश्चात संविधान ने हिंदी को राजभाषा बनाने का संकल्प तो लिया, पर कुछ राजनीतिक और सामाजिक दुविधाओं के चलते वह आज तक कार्य रूप नहीं ले सका। मतलब अगर बात की जाए राष्ट्रभाषा की भारत के, तो भारत की आज कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की केवल ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है हिंदी। राज्य भाषा है हिंदी है, राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है। और विडंबना आप देखिए कि हिंदी इतनी प्रबल होते हुए भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक नहीं प्राप्त है, जबकि संविधान निर्माताओं ने बात कही थी कि हिंदी को आने वाले 15 सालों में अंग्रेजी को ख़त्म किया जाएगा, हिंदी पर वर्चस्व कायम किया जाएगा और हिंदी को और आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन हालांकि हिंदी को एक प्रकार से नकार रहे हैं लोग। हालांकि अब हिंदी का एक प्रकार से युग आ चुका है और हिंदी लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज राजभाषा के विषय पर विद्वान भारत में द्विभाषिक नीति लागू है। जिस अंग्रेजी को संविधान ने 10 साल में राजभाषा के रूप में पदच्युत यानी अंग्रेजी को खत्म करने का प्रारूप दिया गया था, वह आज भी अपने स्थान पर किंचित भिन्न रूप से डटी हुई है। अंग्रेजी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही हिंदी की। हर राज्यों को अपनी राजभाषा निर्धारित करने की स्वतंत्रता संविधान ने दी थी और राज्यों ने उसके अनुरूप राजभाषा का निर्धारण भी किया है, किंतु संघीय सरकारों से उसके अशासनिक कार्य व्यवहार अंग्रेजी में ही होते हैं। और हिंदी है लेकिन अंग्रेजी भी है, और राज्यों के प्रकरण में उनकी अपनी राजभाषाएं भी हैं। आपको मैं बता दूं, हिंदी में आप हैं लेकिन कोई पेपर छपता है। मैं परसों या चौथे रोज नेट का पेपर देने गया था। आपको बता दूं कि गोरखपुर में मेरा सेंटर था, मैं गया था, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर आप देखिएगा उसमें लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन में जब आप पेपर देने जाएंगे कि किसी भी वाद विवाद के लिए अंग्रेजी का जो प्रश्न होगा वो मान्य होगा। अब आप देखो, मैं हिंदी का पेपर देने गया हूँ नेट का, और उसमें मैं अंग्रेजी, अगर कोई प्रश्न उसमें गलत होता है तो मैं अंग्रेजी के तहत जाऊँगा, हिंदी के तहत नहीं जाऊँगा। ये कौन सी बात हो गई भाई? अरे क्या अंग्रेजी पढ़ ले, आम को मैंगो कहना क्या बहुत बड़ा टैलेंट हो गया? बिल्कुल नहीं। आम को आम कहना भी सबसे बड़ा टैलेंट है, समझ रहे हैं ना? तो ये मत सोचिए कि अगर आम आपका बच्चा या आपका छोटा भाई या आपका
भाई का लड़का अगर आम को आम कह रहा है तो उसको आप मार करके ये मत बोलिए कि ये आम नहीं, ये मैंगो है। आजकल के मैं बच्चों को देखता हूँ, मम्मियों को और पापाओं को देखता हूँ कि अपने बच्चे को कहते हैं ये आम नहीं बेटा, ये मैंगो है, ये सेब नहीं है, ये एप्पल है, एप्पल है, ऐसे उनको समझाते हैं। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा जब हम ही आप लोग अपनी भाषा के प्रति सजग नहीं होंगे तो और तो बात ही क्या यार। ये सरकारें तो बस आती जाती रहती, सरकार कभी नहीं चाहेगी कि वो एक प्रकार से आपके लिए कुछ एक प्रकार से थोड़ा सा ऐसा कर दे ताकि सारी मुद्दे खत्म हो जाए। वो तो कुछ दो तीन चार मुद्दे उसके पास रहेंगे हमेशा, ताकि वो उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। तो इससे किसके लिए हम और आपको आगे आना होगा कि भाई हिंदी एक प्रकार से राष्ट्रभाषा हो, हिंदी के लिए एक प्रकार से हमको आगे आना पड़ेगा। और आज आगे आने का मतलब ये नहीं है कि हमको सड़कों पर उतरना है, हमको अपने बच्चों को काखा गाघा पढ़ाना है, आ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अंगाहा पढ़ाना है, हमको ABCD शुरुआत से 1 2 3 नहीं 1 2 3 पढ़ाना है, तब हिंदी एक प्रकार से आगे बढ़ेगी। आज हम ही लोग बच्चे को मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है नहीं पढ़ाते हैं। हम क्या पढ़ाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, हम इसको पढ़ाते हैं। और इसीलिए जो बच्चा ट्विंकल ट्विंकल पढ़ता है वो टैलेंटेड कहा जाता है। उसकी मम्मी कहीं पर जाती है शादी ब्याह में तो कहती चाचा को या आंटी को आंटी आंटी कहते हैं, चाचा चाची खत्म होएगा, अब सब आंटी या अंकल का है। अंकल को बेटा वो पोयम सुनाओ ट्विंकल ट्विंकल वाला, तो कहेंगे अच्छा पोयम सुनाना, तो बच्चों को परेशान हो जाता है पोयम सुनो सुनो। ये नहीं कहेंगे कि बच्चा तो 2 चौपाई सुनाई दे रामचरितमानस के। तो ये सब खत्म होता जा रहा है प्रचलन, और आप देख ही रहे होंगे। हालांकि आगे बढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें हैं, और इसी कारण से आज शायद हिंदी पीछे रह रही है, अंग्रेजी उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हिंदी है लेकिन अंग्रेजी भी है, और आप देखेंगे कि अलग अलग राज्य जो हैं वो अलग अलग तरीके से राज्यों के प्रक्रम में उसकी अपनी राजभाषाएं हैं। ऐसी स्थिति में अनुवाद की उपयोगिता और महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। सभी जानते हैं कि प्रशासनिक शब्दावली का अपना एक विशिष्ट स्वरूप होता है, एक रूप होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो बहुधा अंग्रेजी से अनुवाद पर आधारित होता है। पारिभाषिक शब्द इसी प्रकार की प्रशासनिक शब्दावली का एक प्रमुख हिस्सा है। एक अनुवादक के लिए सरकार के कामकाज पर आधारित समाचार बनाते समय इस शब्दावली की सामान्य जानकारी होना आवश्यक होता है या अनिवार्य होता है, और अनेक संसदीय शब्दों का हिंदी में प्रचलन इसी शब्दावली के आधार पर हो गया है, और ये होता है एक प्रकार से कार्यालयीय अनुवाद। ठीक है, अगला जो अनुवाद है वो है विधिक अनुवाद। विधिक अनुवाद मतलब एक प्रकार से कानूनी अनुवाद, मतलब न्यायपालिका संविधान में वर्णित लोकतंत्र के 3 स्तंभों में एक सा होता है। चूँकि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, विधायिका का काम होता है जो संसद होती है उसको विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका जो एक प्रकार से प्रशासनिक मामलों को देखने वाले होते हैं वो, ठीक है। और न्यायपालिका में जो एक प्रकार से जज वगैरह होते हैं वो जो न्याय व्यवस्था देखते हैं। समझ रहे ना चीज़ों को, बिल्कुल। तो न्यायपालिका संविधान में वर्णित लोकतंत्र के 3 स्तंभों में से एक है। समाचार पत्रों में न्याय और उससे जुड़ी प्रक्रिया से संबंधित अनेक समाचार होते हैं। हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के संकल्प के बावजूद उच्च न्यायालय का सारा कामकाज अंग्रेजी में ही होता है। आपको मैं बता दूं कि अंग्रेजी में ही एक प्रकार से दलीलें सुनी जाती हैं अलग अलग स्थानों पर। अभी एक विवाद हुआ था एक जज और वकील के बीच में कि वो अंग्रेजी में कह रहा था, वो हिंदी में बता रहा था। तो ऐसे में एक प्रकार से बैंकों में आप जाओ तो अंग्रेजी हिंदी में ऐसी हिंदी लिख करके उसमें बताएंगे कि इतना कठिन हो जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं। कानूनी भाषा में आप जाओगे ऐसी हिंदी बना दिए हैं उसका जटिल रूप। अब होना चाहिए कि किसी हिंदी के बड़े विद्वान को सामने आकर के हिंदी की जो बुराइयां हैं, मतलब की जो जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं को कम करने का प्रयास करना चाहिए, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। वैसे किसी व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा, ठीक है। तो उच्च न्यायालय का सारा कामकाज जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर एक प्रकार से हाई कोर्ट है, उन सभी का कामकाज अंग्रेजी में ही होता है। सारे निर्णय और अभिलेख अंग्रेजी में ही होते हैं। न्यायालय की कार्रवाई भी अंग्रेजी में ही संपन्न होती है। एक अनुवादक के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हिंदी में समाचार बनाते हुए वह विधिक शब्दावली का तकनीकी रूप से सही अनुवाद करने की क्षमता रखता हो। क्योंकि जो अनुवाद खास करके जो एक प्रकार से दंड या जो न्याय सुनाया गया अंग्रेजी में, उस न्याय को हिंदी में समाचार पत्र वाले छापते हैं
तो ऐसा करने में अनुवादक होना परम आवश्यक होता है कि भाई न्यायालय में क्या निर्णय निकला, तो उसको अंग्रेजी में चूंकि बताते हैं तो हिंदी में उसको समझना एक प्रकार से एक अनुवादक की भूमिका वहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये होता है विधिक अनुवाद। अगला होता है आशु अनुवाद। आशु अनुवाद की अगर बात की जाए तो यह एक रोचक प्रक्रिया होती है। आशु अनुवाद अंग्रेजी में सामान्य रूप से इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, और खास करके जब कोई ऐसा राजनेता देश में आता है जिसे अंग्रेजी भी ना आती हो और हमारे देश के राजनेताओं के साथ उसकी वार्ता इंटरप्रेटेटर की सहायता से ही संभव हो पाती। जैसे राहुल गांधी जब अभी जिस मामले को लेकर के वो ज़्यादा चर्चित हुए थे, तो उसमें उन्होंने एक प्रकार से कन्वर्टर रखा हुआ था बगल में कि जैसे राहुल गांधी बोलेंगे कि मेरे प्यारे देशवासियों, तो उसको अंग्रेजी में एक प्रकार से वो कन्वर्ट करके बताएगा, मतलब जिस भाषा में वो होंगे उस भाषा में जनता को समझाएगा। तो ये होता है आशु अनुवाद। ठीक है, तो हमारे देश के राजनेताओं के साथ उसकी वार्ता इंटरप्रेटेटर की सहायता से ही संभव हो पाती है। इंटरप्रेटेटर वह व्यक्ति होता है जो आगंतुक की भाषा का एक तुरंत और सरल अनुवाद मौखिक रूप से हमारे राजनेता के सम्मुख प्रस्तुत करता है। हमारे राजनेता की भाषा का आगंतुक राजनेता के सम्मुख वह एक ऐसा भाषिक मध्यस्थ है जिस पर यह उत्तरदायित्व होता है कि वह वार्ता को तकनीकी रूप से 100% सही संभव बनाता है। पत्रकारिता में आशु अनुवाद के कुछ और भी आयाम हो सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से की जा रही वार्ता को तुरंत अपने समाचार के लिए हिंदी में अनुवाद करके लिखते जाना। जैसे कि आप लोग टीवी पर देखते होंगे कि कोई व्यक्ति अमेरिका का कोई अमेरिका का मान लेते कोई राष्ट्रपति है या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जब वो कभी बोलते हैं, वार्ता करते भारतीय संदर्भ में, तो बोलते तो अंग्रेजी में है, लेकिन नीचे वहीं पर लिख करके तुरंत आता रहता है हिंदी में उनकी वार्ता को। या कोई व्यक्ति अंग्रेजी में जब बोलता है तो उसका एक सब टाइटल लिख करके नीचे आता है हिंदी में, अंग्रेजी में, या कोई अंग्रेजी मूवी होती है हिंदी में उसका सब टाइटल लिख करके आता है, या कोई हिंदी मूवी होती है अंग्रेजी में सब टाइटल लिख करके आता है। तो वो सब टाइटल लिखने की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं पे एक आशु अनुवाद की परंपरा से ही या उसी प्रक्रिया के द्वारा ही संभव हो पाती है। और आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब अनुवाद किया जाता है तो अनुवाद करते समय खास करके आशु अनुवाद जो होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट सा हो जाता है, क्योंकि आशु अनुवाद से ही क्या होता है कि लोग जो है एक दूसरे की भावनाओं को तुरंत समझ पाते हैं और जान पाते हैं। अगला जो आपका अनुवाद होता है वो है वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद, 5वां अनुवाद। वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद की अगर बात की जाए, जिसको आप बोलते हैं खास करके टेक्नोलॉजी का अनुवाद। ठीक है, हमारा समय जो है विज्ञान और तकनीकी का युग है। इस समय विज्ञान के बहुआयामी विकास ने मानव जीवन की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को ही नहीं बल्कि उसके जीवन मूल्यों को भी कई स्तरों तक बदल रखा है, प्रभावित किया हुआ है। आपको बता दूं आजकल जो है बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रभावित कर रहा है विज्ञान का युग हमको। तो एक अनुवादक की अगर बात की जाए तो अनुवादक खास करके वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद में क्या होता है, वो जैसे कोई क्या हुआ कि विज्ञान का युग है ही, आप सभी लोग जानते हैं, तकनीकी का युग है, और लगातार जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है हमारा समाज बदल रहा है, हर चीज़ बदल रहा है, और आप देखते हैं मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है। तो समाचार पत्रों में विज्ञान और तकनीकी से संबंधित जो गतिविधियाँ होती हैं उन गतिविधियों के कई समाचार होते हैं, और उनके लिए आवश्यक होता है कि अनुवादक पत्रकार को वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली की पर्याप्त जानकारी हो। यानी कि अगर कोई शोध हुआ पूरे संसार में कहीं पर, तो वहाँ जैसे मान लेते हैं इंग्लैंड में कोई शोध हुआ, तो इंग्लैंड के में जो शोध होगा वो अंग्रेजी में छपेगा, तो उस अंग्रेजी वाले पत्र को पढ़ करके हिंदी में छापना एक प्रकार से ये होता है वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद। ठीक है, जिसके अभाव में अनुवाद हास्यास्पद और विचित्र हो जाता है। अगर आप जो है तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली के बारे में नहीं जानेंगे एक अनुवादक होने के नाते, अगर आप एक अनुवादक हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियाँ कौन कौन सी होती, हिंदी की और अन्य भाषाओं की, तब आप एक प्रकार से उसका अच्छे तरीके से अनुवाद कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो अनुवाद क्या हो जाएगा, हास्यास्पद हो जाएगा और विचित्र हो जाएगा, मतलब हंसने योग्य हो जाएगा, वो व्यंग्य सा हो जाएगा। रेल या ट्रेन को हिंदी में लौह पथ गामिनी जैसे विचित्र और हास्यास्पद अनुवाद की जगह रेल या ट्रेन ही लिखना अनुवादक के हित में होगा। मतलब अगर आप जो है ट्रेन या रेल के स्थान पर अगर हिंदी में अगर सोचें लौह पथ गामिनी लिखें, इतना लंबा लिखें, इतना जटिल अनुवाद करें, तो थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
और यही कारण है कि जो पेपर बनाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो या अन्य किसी सब्जेक्ट का पेपर हो, अंग्रेजी में तो पेपर बनता है और उसका हिंदी में अनुवाद इसी प्रकार से कुछ होता है, लौह पथगामिनी टाइप का। मतलब रेल को वहाँ पर लौह पथगामिनी लिख करके इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो इसीलिए हिंदी के छात्र छात्राएँ हमारे परेशान हो जाते हैं और ये बदलना चाहिए बिल्कुल सरकार को। और ये गलत है, 100% गलत है कि अगर आप जो है उसको रेल या जैसे हिंदी के कोई ठेकेदार या हिंदी का कोई भी व्यक्ति इसको मना नहीं करता कि आप ट्रेन को ट्रेन ना कहें। आप हिंदी तो इतनी सरल भाषा हो चुकी है कि वो हर एक दुनिया की हर एक भाषाओं को अपने आप में समेटने के लिए इच्छुक है। तो ऐसे में लौह पथगामिनी लिखना ट्रेन को या रेल को, ये एक प्रकार से एकदम से हंसी मजाक टाइप का हो जाएगा। तो ऐसा करने से बचना चाहिए एक अनुवादक को। जैसे कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर ही लिखना चाहिए, इसी तरह हिंदी संगणक की जगह कैलकुलेटर शब्द का प्रयोग ही एक प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से इस कैलकुलेटर को संगणक कोई कहता है या कंप्यूटर को संगणक कोई कहता नहीं कहता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको वैसे जैसे प्रचलन में वैसे ही अगर होता रहेगा तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे क्या होगा, अच्छे तरीके से लोग समझ पाएंगे और लोगों को एक प्रकार से कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। तो ये होता है वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद। छठा जो अनुवाद है वो है वाणिज्यिक अनुवाद। वाणिज्यिक अनुवाद की अगर हम बात करें, वाणिज्यिक अनुवाद मतलब होता है एक प्रकार से जो खास करके व्यापार के क्षेत्रों में होता है। तो यह व्यापार के साथ साथ प्रमुखता बैंकिंग व्यवसाय का एक प्रकार से व्यवसाय का भी एक साधन होता है। सभी को ज्ञात भी है, सर्वविदित है कि संपूर्ण विश्व की संचालक शक्ति या पूंजी हो चली है। मतलब अगर आपके पास पूंजी है, पैसा है, तो आपके पास सब कुछ है। और भूमंडलीकरण और विश्वग्राम जैसी उत्तर आधुनिक अवधारणाएं प्रकारांत से इसी के इर्द गिर्द प्रकारांत मतलब बहुत पहले से इर्द गिर्द घूमती हैं। भूमंडल और शीत युद्ध के दौर में या दौर से बाहर आकर के एक ध्रुवीय हो चला गया है, जिसका संचालन दुनिया के कुछ विकसित देशों के गुट के हाथों में है। और इन स्थितियों में पत्रकारिता पर भी इस तरह की उत्तर आधुनिक अवधारणाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। पत्रकारिता खुद भी एक पेशेवर धंधा या पेशेवर संस्था है भारत में, जिसका संबंध कुछ बड़े व्यापारिक घरानों से है। आम आदमी के जीवन में बाजार का स्थान अब निश्चित है और समाचार पत्रों में इस आशय के समाचारों की भरमार है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समाचारों का निर्माण अक्सर संबंधित विषय वस्तु के अनुवाद द्वारा ही संभव हो पाता है। और इस तरह के अनुवाद की अपनी शब्दावली होती है और जिसकी प्राथमिक जानकारी पत्रकार को होना चाहिए, ठीक है। और आम आदमी के जीवन में बैंकिंग का भी एक निश्चित महत्व होता है। बैंकिंग के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग मुख्य रूप से दो स्तरों पर होता है, एक राजभाषा के स्तर पर और दूसरा जनभाषा के स्तर पर। अगर बात की जाए राजभाषा के रूप में, तो हिंदी को राजभाषा के रूप में सम्मान दिलाए जाने कुछ औपचारिक प्रयासों में बैंकों के द्वारा हिंदी के प्रयोग पर जोर की नीति शामिल है। वास्तव में विषय राजभाषा का ना होकर के जनभाषा का है। बैंकों को अपनी पहुंच जनता तक बनानी होती है और इसके लिए वे हिंदी के प्रयोग पर बल देते हैं। लेकिन बैंकिंग शब्दावली का जो अनुवाद होता है बड़ा जटिल होता है और ख़ास करके मैं तो जानता हूँ बैंकिंग शब्दावली का अनुवाद बड़ा जटिल सा हो जाता है। आप हिंदी में ही अगर आप पढ़ेंगे तो उसको समझ नहीं पाएंगे क्या लिखा हुआ है। हर बैंक में चूंकि महत्वपूर्ण प्रारूप अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं, लेकिन जनता तक उन्हें पहुंचाने के लिए उनका सरल हिंदी अनुवाद अनिवार्य होता है, और जो आजकल के बैंक करना नहीं चाह रहे हैं और ना कर पा रहे हैं। फलतः हर बैंक में हिंदी अधिकारी तैनात किए गए हैं। एक अनुवादक के लिए यह सब जानना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि उसे बैंकों के द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली ऋण योजनाओं का या योजनाओं पर समाचार बनाने होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर बैंक की ऋण संबंधी नीतियों और उतार चढ़ाव की जानकारी भी उसे पाठकों तक सरल और सही रूप से पहुंचानी होती है। इसके लिए एक अनुवादक को एक सरल अनुवाद करना परम आवश्यक होता है, जो कि खास करके आजकल कम हो पा रहा है। मशीनी अनुवाद लोग कर रहे हैं, अनुवादक कोई नहीं बच पा रहा है। आजकल तो वही ट्रांसलेटर है, कोई ट्रांसलेटर मशीन गूगल ट्रांसलेटर उठा लिया, उसी से एकदम से अंग्रेजी में लिखा, उसको हिंदी में बना दिया। अब मशीन ने अनुवाद किया है तो वो भावनाओं और विचारों को तुम समझेगा नहीं। वो रेल को लौह पथगामिनी लिखेगा, वो एक प्रकार से कंप्यूटर को संगणक लिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे आज हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी हिंदी में जो जटिलताएं हैं उनको हम कैसे ख़त्म करें, और इसमें बैंकिंग का एक महत्वपूर्ण भूमिका भी होता है। बैंकिंग के अनुवाद में क्या होता है, आजकल जटिलताएं
आप अगर आप जाएंगे कभी वकील की भाषा को अगर आप देखेंगे तो देखिए कितना जटिल भाषा होती है उनकी। आप किसी बैंक में जाएंगे तो अंग्रेजी में तो बड़ा सरल आपको पता चलेगा, लेकिन वही चीज़ अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो बड़ा कठिन लगेगा, क्योंकि उसको बनाया गया, यांत्रिक अनुवाद किया गया, उसका मशीनी अनुवाद किया गया। और यही कारण अगर कोई सरल व्यक्ति अनुवाद करता उसका, तो शायद आज जैसा हिंदी का विकृत रूप आपके समक्ष है वो विकृत रूप आपके समक्ष ना आता। हिंदी थोड़ा सरल होती, इतनी जटिल नहीं हो पाती, और आज जटिल नहीं है हिंदी, सरल है, आप उसको समझ सकते हैं, बशर्ते एक प्रकार से अनुवादक की आवश्यकता होती है और एक अच्छे लोगों की, या हर कर्मचारियों मतलब अधिकारी के रैंक पर जो व्यक्ति बैठा उसको सरल भाषा का ज्ञानी होना चाहिए। मतलब मैं आपको बताऊं, खास करके जब तक सरलता नहीं आएगी किसी भी चीज़ में तब तक वह एक प्रकार से उपयोग में नहीं आ पाएगा, सामान्य जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, अगला अनुवाद है आपका, जो दूसरा अनुवाद मैंने बताया था कि भाई जो दूसरा प्रकार का अनुवाद होता है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो उस प्रकार का अनुवाद जो आ गया प्रक्रिया के आधार पर, आप देखिएगा जो अनुवाद है वो दूसरा अनुवाद आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर है प्रक्रिया के आधार पर। प्रक्रिया के आधार पर 4 अनुवाद थे, कौन कौन से? शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद और यांत्रिक अनुवाद। तो बात की जाए शब्दानुवाद की, तो शब्दानुवाद मतलब होता है इस तरह के अनुवाद, शब्दानुवाद जो होते हैं इस अनुवाद के आदर्श अनुवाद में प्रयास किया जाता है। इस तरह के आदर्श मतलब शब्दानुवाद, खास करके इस तरह के आदर्श अनुवाद में प्रयास किया जाता है कि मूल भाषा के प्रत्येक शब्द और अभिव्यक्ति की इकाई, मतलब पद, पदबंध कैसा है, मुहावरा, लोकोक्ति, उपवाक्य अथवा वाक्य, जो कुछ भी है उसका अनुवाद लक्ष्य भाषा में करते समय मूल के भाव को संप्रेषित किया जाए। जो मूल का भाव है वो संप्रेषित किया जाए। दूसरे शब्दों में अनुवाद ना तो मूल पाठ की किसी अभिव्यक्ति या अभिव्यक्त इकाई को छोड़ सकता है और ना ही अपनी ओर से कुछ जोड़ सकता है। जो लिखा है उसी को बस लिखना है। जैसे हिंदी में जो लिखा है उसको अंग्रेजी में हूबहू उतार देना है, जो अंग्रेजी में लिखा उसको हिंदी में उतार देना है। मतलब कि अपनी तरफ से ना कुछ जोड़ना है और ना ही कुछ ज़्यादा बढ़ाना है, ना कुछ एक प्रकार से कम करना घटाना है। मतलब शब्द अनुवाद का मतलब जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आपको लिख देना है। तो अनुवाद का यह प्रकार गणित में होता है, ज्योतिष विज्ञान में हूबहू अनुवाद होता है शब्दानुवाद। ठीक है, विधि साहित्य में, कानून निर्णय में या कोई एक प्रकार से निर्णय निकला खास करके न्यायालय में, तो वो सब अनुवाद जो होता है सीधे सीधे जो वहाँ से बोला जाता है ठीक उसका हिंदी अनुवाद, शब्द का ठीक ठीक अंग्रेजी में या अंग्रेजी का ठीक ठीक हिंदी में उसको लिख दिया जाता है, ताकि कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। उसमें अपनी तरफ से कुछ ना जोड़ना है, ना घटाना है, ना बढ़ाना है, कुछ नहीं करना है, बस जो लिखा है उसी का एकदम से अनुवाद कर देना। ये होता है शब्दानुवाद। दूसरा अनुवाद जो होता है वो होता है भाव अनुवाद। भाव अनुवाद की बात की जाए तो इस प्रकार के अनुवाद में भाव, अर्थ और विचार पर अधिक ध्यान दिया जाता है, लेकिन ऐसे शब्दों, पदबंधों और वाक्यांशों की उपेक्षा नहीं की जाती है जो महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब जो चीज़ लिखी उसको तो लिखा ही जाता है, इसके अलावा और जानते हैं क्या लिखा जाता है? इसके अलावा जो भाव कहना चाह रहा है उस भावों को भी, मतलब भाव अर्थ को बताता है। ठीक है, एक होता है व्याख्या, एक होता है भावार्थ। तो भावार्थ में क्या होता है? जो लेखक कहना चाह रहा है और लेकिन शब्दों में वो बातें नहीं लिखी, उसके भावों के द्वारा वो चीज़ें बताई जा रही, तो भावार्थ वो होता है। ठीक, तो ऐसे अनुवाद से सहज प्रवाह बना रहता है और पत्रकार अक्सर इसी अनुवाद का सहारा लेते हैं, भाव अनुवाद। यानी क्या भाव है, क्या कहना चाह रहा है लेखक, उसी को अनुवाद करना। ठीक है, ये भाव अनुवाद होता है। अगला अनुवाद है सारा अनुवाद। सार अनुवाद की अगर बात की जाए तो यह आवश्यकता के अनुसार संक्षिप्त और अति संक्षिप्त होता है। कोई भाषण किसी व्यक्ति ने दिया, कोई विचार, कोई गोष्ठी हुई है, कोई संसद के बाद विवाद की विशद विषय वस्तु के सार का अनुदित प्रस्तुतिकरण इसी कोटि का होता है। मतलब कि कोई भाषण हुआ, कोई एक प्रकार से कोई बहुत बड़ा एक प्रकार से पंडाल लगा, वहाँ पर कोई नेता बोल रहा है, खूब देर तक बोला, उसके बाद में उसकी जो की पॉइंट थी, जो सार था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक अनुवादक संग्रह करता है और उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों का अनुवाद करता है। मतलब जितना दुनिया भर का उसने बोला उन सभी को नहीं उठाता है, जो कोई नीक चीज़ें या अच्छी चीज़ जो होती हैं उन्हीं अच्छी चीज़ों को उठाता है और उन्हीं अच्छी चीज़ों का अनुवाद कर देता है। तो ये अनुवाद होता है सार अनुवाद। सार माने होता है जैसे कि 300 पेज का कोई उपन्यास है और 10 पेज में उसको पढ़ लेना, ये सार होता है।
ठीक है, या 10 पेज में उसको लिख करके प्रस्तुत करना सार कहलाता है। मतलब बड़ी विषय वस्तु को कम शब्दों में और की पॉइंट को, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी मूल विषय वस्तु है उसको उससे ध्यान केंद्रित ना करके उस पर, मतलब उसको उस पर ध्यान केंद्रित करके केवल उसी के इर्द गिर्द की चीज़ों को उठा करके लेखक मतलब पाठक तक पहुँचाना। कहीं न कहीं पे विस्तृत प्रकरणों में अक्सर पत्रकार की पूरी विषय वस्तु का अनुदित सार तैयार कर उसे ही समाचार रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो की पॉइंट होता है, बुलेट पॉइंट जिसको कहते हैं। तो ये सार अनुवाद होता है। अगला अनुवाद जो होता है वो होता है यांत्रिक अनुवाद। यांत्रिक अनुवाद मतलब होता है यंत्र के माध्यम से, जैसे मशीन के माध्यम से अनुवाद किया गया होता है, वो होता है यांत्रिक अनुवाद। समझते हैं। यांत्रिक अनुवाद की अगर बात की जाए तो यांत्रिक अनुवाद आधुनिक समय में कंप्यूटर की सक्षमता और हमारी उस पर निर्भरता लगातार यानी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। आजकल कंप्यूटर ने मानव मस्तिष्क पर एकदम से कब्जा कर रखा है। हमको 2 और 2 जोड़ना होता तो हम कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं आजकल। ऐसी विडंबना है। पहले वैदिक मैथ था कि आप बता दो कि दुनिया की कोई मैथ वैदिक मैथ के सामने टिक नहीं सकती है। आप मन में क्या सोच रहे हैं, आप क्या गुणा भाग जोड़ घटाव दुनिया भर का जो कुछ भी है 1 सेकंड में कैलकुलेटर से तेज आप गुणा करेंगे। 3 मतलब 4 अंकों का गुणा घटाव जोड़ आप जो है मिनटों में, क्या बोलते हैं, सेकंडों में होगा आपका, अगर वैदिक मैथ आपने पढ़ा है तो। अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिएगा कभी जा करके। तो आधुनिक समय में कंप्यूटर चूंकि हमारा मस्तिष्क पर कब्जा कर रहा है और ऐसी स्थिति में हम अनुवादक को ना रख करके कंप्यूटर के माध्यम से गूगल ट्रांसलेटर से अनुवाद कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में यंत्र को एक प्रकार से भावों का पता नहीं होता है कि लेखक क्या कह रहा है, उसको तो बस जो लिखा है केवल शब्द का अनुवाद करता है वो। और आज ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो 2 या अधिक भाषाओं के बीच अनुवाद की क्षमता रखते हैं। गूगल ने ऑनलाइन अनुवाद की सुविधा भी दी है। इन सारी तकनीकी उपलब्धियों के बीच हमें यह भी समझ लेना होगा कि इसकी कुछ निर्णायक सीमाएं भी हैं। अनुवाद करने वाले सॉफ्टवेयर अक्सर कोश शब्द मतलब कि शब्द अनुवाद करते हैं। कोश शब्द अनुवाद मतलब होता है जो एक प्रकार से मतलब कोरा शब्द अनुवाद, मतलब कि एक प्रकार से वो एकदम से सही नहीं होता है। वो ऐसा अनुवाद होता है जो कि एक प्रकार से बस उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, बस उसका कोई मतलब निकले या ना निकले उससे नहीं मतलब होता है, वो बस अनुवाद कर देता है और उनमें वांछित अर्थबोध की प्राप्ति नहीं हो पाती, मतलब जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। यानी कि इस तरह के अनुवाद पर भाषाई पुनर्गठन के स्तर पर आवश्यक स्तर की प्राप्ति के लिए काफ़ी काम करना होता है। अतः शब्दावतरण के लिए इस तरह का यांत्रिक अनुवाद काम का हो सकता है। मतलब कि अगर एक शब्द को अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं ये लिखा हुआ है गो अंग्रेजी में, तो इसको हिंदी में वो लिख सकता है जाना। समझ रहे हैं ना, इसको लिख सकता है हिंदी में जाना लिख सकता है। लेकिन अगर यहीं पर कोई दूसरी चीज़ लिखी होती जिसका कोई अर्थ दूसरा निकालना होता तो वो एक प्रकार से वो नहीं निकालेगा, वो दूसरा ही लिखेगा। जैसे लिखा होता टू किल 2 birds with 1 stone, लिखा होता टू किल 2 birds विथ 1 stone, ठीक है, मतलब 2। तो यहाँ पर अनुवाद क्या आता, अनुवाद आता 2 माने 2, किल माने मारा, 2 चिड़ियों को मारा 1 पत्थर से, ठीक है, टू किल 2 birds विथ 1 stone। लेकिन इसका अगर वास्तविक अर्थ निकाले तो क्या निकलेगा, मतलब इसका निकलेगा कि अगर इसका निकलेगा जो है 2 पंथ 1 काज, ठीक है, मतलब नहीं 1 पंथ 2 काज जिसको कहते हैं, 1 पंथ 2 काज, मतलब एक रास्ते पर हम 2 काज कर लेंगे। तो एक प्रकार से इसका अर्थ ये निकला कि मतलब कि एक ही चीज़ हमारे पास है, उससे 2 फायदा हमारा हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पर अगर कोई कंप्यूटर में बात करता तो ऐसा करता उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से शब्दावतरण के लिए या यांत्रिक अनुवाद ठीक हो सकता है, लेकिन पूरी वाक्य रचना के स्तर पर वह बहुधा असफल सिद्ध हुआ है। मतलब कंप्यूटर अनुवाद उतना अभी प्रासंगिक नहीं जितना एक अनुवादक करता है, एक व्यक्ति करता है। हाँ, लिपि यांत्रण के क्षेत्र में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने हमारी बहुत सहायता की है। मतलब एक लिपि को दूसरी लिपि में कन्वर्ट करना, जैसे यहाँ पर राम लिखा हुआ है, ये राम लिखा हुआ किस भाषा में, राम लिखा हुआ हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा का ही शब्द है राम, लेकिन लिखा हुआ है लिपि में, किस लिपि में, ये रोमन लिपि में लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी की लिपि है, ठीक है, रोमन लिपि। लेकिन इसी राम को अगर आपको लिखना हुआ इस तरीके से, कैसे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे भाई इस राम को, देखिए ये लिखेंगे, भगवान श्री राम के नाम को ऐसे लिखेंगे राम। देखिए ये राम लिखा हुआ है हिंदी में देवनागरी लिपि में, इसको इस टाइप का कंप्यूटर लिख सकता है,
ठीक है, लेकिन वो भाव को, वो सार को, वो यो कहना चाह रहा है लेखक, उसको नहीं लिख पाएगा। तो ये होते अनुवाद। अनुवाद के प्रकार को आपने निश्चित तौर पर जाना, समझा और परखा। अब आगे बढ़ते अनुवाद के महत्व के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहे। इससे पहले आप जियोग्राफी का वीडियो देख लीजिएगा और पॉलिटिकल साइंस का देख लीजिएगा, उसमें भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना रखी है, आप लोग जरूर देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुवाद का महत्व सबसे पहले देखेंगे। आज विश्व में विज्ञान जिस गति से प्रगति कर रहा है, जो निरंतर नए आविष्कार हो रहे हैं, उनको समझने के लिए अनुवाद की आवश्यकता होती है। यह संभव नहीं है कि पहले हम उस भाषा का ज्ञान प्राप्त करें और फिर उसमें लिखे गए वैज्ञानिक साहित्य को समझें। और इस विश्व में अनेकों भाषाएं हैं। यह संभव नहीं है कि सब लोग सब भाषाओं को सीख करके एक दूसरे की सभ्यता, संस्कृति और विचारों को जानें। इससे अच्छा है कि क्या बिना इस परिचय से क्या होगा कि देश विकास नहीं कर सकेगा कि सबसे पहले कोई समाचार पत्र अंग्रेजी में छपा तो कोई हिंदी भाषी का व्यक्ति तो वो पहले अंग्रेजी सीखे फिर उस समाचार पत्र को पढ़े, बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा क्या है, अंग्रेजी में कोई पत्र छपा तो अंग्रेजी का कोई व्यक्ति है वो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दे और हिंदी वाला उसको समझ ले, तो ये एक प्रकार ज़्यादा सरल होगा। तो इसीलिए अनुवाद का महत्व है। ठीक है, बिना इस परिचय के कोई देश विकास नहीं कर सकता। विकास रूप से पिछड़े हुए देश के लिए जो अनुवाद का महत्व है खास करके असंदिग्ध है। आपको बता दूं, आज सामरिक दृष्टि से अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इसी कारण से कंप्यूटर अनुवाद के एक नए युग का सूत्रपात हो चला है। अनुवाद की आवश्यकता, उपयोगिता एवं महत्व के संबंध में डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया जी कहते हैं कि अनुवाद प्रविधि में देश और जाति के आत्मविस्तार का भाव निहित होता है। आत्मविस्तार का भाव निहित होता है, मतलब आप देश दुनिया की चीज़ों को जान पाते हैं। इससे क्या होता है, आपका ज्ञान और आपके विचारों का जो दायरा है वो भी बढ़ता है। जहाँ हम अन्य देशों से लेना चाहते हैं वहाँ कुछ ना कुछ हम देना भी चाहते हैं। आदान प्रदान की इस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए अनुवाद अपरिहार्य है। मतलब अनुवाद को हम ठुकरा नहीं सकते, अनुवाद को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अनुवाद हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आज अनुवाद खत्म हो जाएगा तो मेरे हिसाब से दुनिया का जो रूप रंग आज आप देख रहे हैं वैसा ना होगा। अनुवाद के द्वारा अन्य देशों के विचारों को जान पाते हैं। अगर किसी दूसरे देश में अनुसंधान हुआ तो उन अनुसंधानों के बारे में, कोई खोज हुई उस खोज के बारे में, कोई अच्छा कार्य हुआ उस कार्य के बारे में, राजनीतिक हलचल के बारे में, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधाराओं के बारे में हम अनुवाद के बारे में ही जान पाते हैं। विश्व के दूर दूर देशों की जो भाषाएं हैं नहीं सीखी जा सकती किसी भी व्यक्ति के द्वारा। ज़्यादा कोई व्यक्ति 10-12 भाषा सीख लेगा, उससे ज़्यादा नहीं सीख पाएगा और सीखेगा भी तो बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा उसको। इसीलिए अनुवाद बहुत ज़रूरी हो गया है। दूर दूर सीमाओं में बटी मानव जाति अनुवाद के माध्यम से समीप आती जाती हैं और उनके विचार आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के भावों को, विचारों को और रीति रिवाजों को, संस्कृतियों को, सभ्यताओं को जान पाते हैं। इससे वैमनस्यता में कमी आती है और एक प्रकार से इससे क्या होता है, इससे एक प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम की भावना और जागृत होती है। आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से आज संपूर्ण विश्व एक इकाई का रूप ले चुका है। वसुधैव कुटुंबकम का भारतीय आदर्श एक विशिष्ट अर्थ में अभी तक मात्र सपना था। वैज्ञानिक प्रगति ने सभी देशों को बहुत पास ला दिया है। दूरियां उतनी ही हैं पर पलक झपकते ही आप कहीं भी अपना संदेश भेज सकते हैं। आप इंटरनेट के माध्यम से भारत में बैठ करके अमेरिका के किसी व्यक्ति के पास संदेश भेज सकते हैं। अमेरिका के अपने दोस्त के पास, कोई अमेरिका में है, कोई सऊदी अरब में आपका दोस्त है, उससे आप फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग बात कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यहाँ तक की सुविधा आ गई कि आप फ़ोन में हिंदी में बोलोगे, वहाँ पर कोई अंग्रेजी वाला होगा तो उसको अंग्रेजी में सुनाई पड़ेगा। ऐसी मशीनें आ गई हैं। ठीक है, तो अपना संदेश कहीं पर भी भेज सकते हैं, बहुत कम समय में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। आज कोई भी देश शेष विश्व से कट करके पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं रह सकता, प्रगति और विकास नहीं कर सकता, किंतु एक देश और दूसरे देश के बीच भाषा संबंधित दूरी अभी भी बनी हुई है और इसी दूरी को पाटने या कम करने का प्रमुख और किसी सीमा तक एकमात्र साधन केवल अनुवाद है। अगर अनुवाद को एक प्रकार से बढ़िया तरीके से सुविधा और दी गई अनुवादक के क्षेत्रों को, या अनुवाद जो करने वाले लोग हैं या मशीनी जो अनुवाद हो रहे हैं उनमें और शुद्धता की आवश्यकता, अगर ये चीज़ें संभव हो पाई तो आने वाले समय में एक प्रकार से पूरा विश्व जो होगा एक देश के रूप में बन करके हमारे समक्ष आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा होगा। भाषा की दृष्टि से देखें तो हमारे देश में अनेक समृद्ध भाषाएँ हैं जिसमें लिखे और कटे हुए
को बिना अनुवाद की सहायता से जाना नहीं जा सकता है। इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक हम लोग कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। अनुवाद के सहारे ही नीति और नियमों को जाना समझा जा सकता है। इसीलिए शासन प्रशासन के क्षेत्र में अनुवाद जो होता है नितांत आवश्यक होता है, चूँकि अगर हम चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो कैसे आगे हम काम कर पाएंगे। इसीलिए आज केवल भारत को ही अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, वरन विश्व के अन्य देशों को भी है। डॉक्टर रीता रानी पालीवाल कहती हैं इस संदर्भ में कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कला, साहित्य, संस्कृति, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र, वनस्पति विज्ञान आदि ज्ञान की तमाम शाखाओं प्रशाखाओं में हो रहे एक देश के कार्य को दूसरे देश तक पहुंचाने में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अनुवाद के द्वारा एक देश अन्य देशों के विचारों को, कार्यों को, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हलचलों को, अनुभवों को, प्रयोगों को और अनुसंधानों से तो गहन से गहनतर संपर्क स्थापित करता ही है। इसके साथ ही साथ सांस्कृतिक संबंधों को निकट लाने और बढ़ाने में भी सेतु का काम जो है वो अनुवाद ही कर रहा है। मानो कि समस्त सांस्कृतिक प्रगति, ज्ञान माध्यमों में प्राचुर्य और संचार साधनों में द्रुत गति के परिणाम स्वरूप आज विचारों, तकनीकों और महत्वपूर्ण समाचारों, अनुबंधों के परस्पर विनिमय माने आदान प्रदान की गति भी तीव्र से तीव्रतर मतलब लगातार बढ़ती जा रही है। लोग एक दूसरे के विचार को जान पा रहे हैं, एक दूसरे की संस्कृति को समझ पा रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में आप देखते हैं लोग राधे कृष्णा मूवमेंट, इंग्लैंड में, अमेरिका में लोग राधे कृष्णा मूवमेंट पर राधे कृष्णा करके डांस कर रहे हैं, उछल उछल करके खूब। ये सब क्या हुआ? अनुवाद के परिणाम स्वरूप ही हुआ, चूँकि उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को जाना, हमारी संस्कृति को समझा। इसीलिए आज भारतीय संस्कृति पूरे संसार में एक प्रकार से कहीं ना कहीं पूजनीय हो गई है और भारतीय संस्कृति को लोग अपना रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। हिंदू धर्म अपना रहे, सनातन धर्म के लोग पुजारी हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अनुवाद। अनुवाद के कारण ही आप देखते हैं एक भाषा दूसरी भाषा या एक धर्म, जैसे देखिए ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो है अंग्रेजों ने किया, खूब किया दूसरे देशों में जाकर के। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? मुसलमानों ने खूब किया। लेकिन सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किसी व्यक्ति ने जाकर के नहीं किया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खूब किया गया अलग अलग देशों में जाकर के, लेकिन सनातन धर्म जो था उसने किसी का प्रचार प्रसार नहीं किया। और आज जो है खास करके सोशल मीडिया का ज़माना है, आज लोग जान पा रहे हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है और उसको समझ पा रहे हैं और लोग चीज़ों को अपना रहे। पूरा विदेशी में आप देखते हैं जो गोरे लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को पहले एक प्रकार से नकारते थे, आज वही लोग एक प्रकार से हमारी संस्कृति के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। तो ये सब अनुवाद के द्वारा ही संभव हो पाया है, क्योंकि उन्होंने हमारे विचारों को जाना। प्रतिदिन मानो नए नए क्षेत्र या नए नए ज्ञान के क्षेत्रों के कपाट खोल रहा है। ऐसी स्थिति में अनुवाद कार्य की आवश्यकता और महत्व असंदिग्ध है। अनुवाद के लक्ष्य भाषा समृद्ध होती है, अनेक नए शब्दों के निर्माण और ग्रहण करने की आवश्यकता भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। नाना विषयों यानी कई प्रकार की विषयों और शैलियों के साथ होने वाला परिचय साहित्य को व्यापक बनाता है, बड़ा बनाता है, अच्छा बनाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी अनुवाद बहुत उपयोगी होता है और आवश्यक होता है कि संक्षेप में हम इसको कई प्रकार के पहलुओं के माध्यम से कई विशेषताओं के आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अनुवाद की कि अनुवाद एक सेतु होता है, एक पुल का काम करता है। जिस प्रकार से लंका और भारत को जोड़ने का काम श्री रामचंद्र भगवान के द्वारा बनाया गया एक सेतु जो था राम सेतु, वो जैसा काम कर रहा था, लंका और भारत को जोड़ा था। ठीक उसी प्रकार से अनुवाद एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति को, एक भाषा से दूसरी भाषा को, एक विचार से दूसरे विचार को, एक रीति से दूसरी रीति को जोड़ने का एक पुल है, एक सेतु है, जिसके माध्यम से हम विश्व साहित्य, संस्कृति, राजनीति, धर्म, दर्शन, विज्ञान की परंपरा से जुड़ करके अपनी परंपरा को विकसित करते हैं और व्यापक बनाते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ों को जानने की आवश्यकता है। और भी चीज़ों की अगर बात की जाए तो और भी चीज़ों में आप देख सकते हैं जैसे कि आज हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं उनमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अन्य देशों और जातियों के विचारों को, अनुसंधानों को जानने के लिए अनुवाद की महत्ता उपयोगी है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अनुवाद का महत्व इसलिए है क्योंकि विश्व ही नहीं वरन अपने देश की प्राचीन सांस्कृतिक या साहित्यिक सांस्कृतिक धरोहर का अन्य स्वदेशी भाषाओं में आज क्या लिखा जा रहा है उसका ज्ञान भी हमें अनुवाद के द्वारा ही हो पा रहा है। तो इसमें अनुवाद की भूमिका है या महत्व है। चौथा महत्व अनुवाद का ये है कि विभिन्न देश प्रदेशों के साथ प्रत्येक क्षेत्र में आदान प्रदान करने के लिए अनुवाद की आवश्यकता होती है
और अनुवाद की यह आवश्यकता कहीं ना कहीं पे आप देखते होंगे कि विभिन्न देश प्रदेश के साथ प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या किसी अन्य का क्षेत्र हो, उसको एक प्रकार से हम लोग एक प्रकार से समझ पाते हैं और आवश्यकता अनुवाद की उसमें बहुत ज़्यादा। तो अनुवाद का एक महत्व ये है। पांचवा महत्व आप लोग अनुवाद का ये लिख सकते हैं कि अनुवाद एक वातायन है। वातायन माने होता है झरोखा, झरोखा माने होता है खिड़की। एक ऐसी खिड़की है अनुवाद जिसके द्वारा बाहर की वायु और प्रकाश भीतर आते हैं और जिसके माध्यम से हम बाहर के संपूर्ण परिदृश्य के रंग, रूप, आकार और कार्य व्यापार को देख और समझ पाते हैं। कहने का मतलब एक ऐसी खिड़की है अनुवाद जिस खिड़की के माध्यम से कमरे में प्रकाश और उजाला और आवाज़ तो आती ही है, इसके अलावा हम जो है बाहरी दुनिया से रूबरू भी हो पाते हैं। तो अनुवाद एक ऐसी खिड़की है, अनुवाद एक खिड़की है जिस खिड़की से हम पूरे संसार के रूप रंग को देखते हैं और संसार से जो ज्ञान होता है वो उसी खिड़की के माध्यम से हमारे कमरे तक पहुंचता है। तो एक ऐसा झरोखा है, एक ऐसी खिड़की, एक ऐसा वातायन है अनुवाद। तो ये हो गया अगला विशेषता। छठा महत्व अनुवाद की विशेषता ये है कि अनुवाद किसी अन्य भाषा की शिक्षा पाने और देने का प्रथम सम्मान है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। अनुवाद किसी अन्य भाषा की शिक्षा को पाने और उसको देने का प्रथम सम्मान है। सातवां महत्व अनुवाद का ये है कि अनुवाद हमारी बौद्धिक एवं आत्मिक जिज्ञासा, चेतना, इसके अलावा मतलब कि सजगता और व्यापकता का एक प्रमुख लक्षण और प्रतीक है। अनुवाद न केवल हमारी बौद्धिकता को विकसित करता है बल्कि आत्मिक जिज्ञासा को भी बढ़ाने का काम करता है। तो अनुवाद की अगर बात किया, अगर आज अनुवाद को ख़त्म कर दिया जाए, अनुवाद जैसी कोई व्यवस्था ना रहे, तो मेरे हिसाब से जो आज पूरा संसार वैचारिक संघर्ष या विचारों का एक प्रकार से इस संघर्ष से जूझ रहा है, वो संघर्ष शायद ख़त्म हो जाए। तो आपको बता दूं कि अनुवाद का यह भी एक महत्व है कि वो एक प्रकार से हमारी बौद्धिक और आत्मिक जिज्ञासा, चेतना, सजगता और व्यापकता का एक प्रमुख लक्षण और प्रतीक है अनुवाद। आठवां इसकी विशेषता ये है कि अनुवाद से लक्ष्य भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। लक्ष्य भाषा मतलब जिस भाषा में हमको अनुवाद करना है उस भाषा की उसमें वृद्धि होती है और निरंतर होती चलती रहती है। उसमें नए नए विषयों, शैलियों, रूपों का समावेश होता है। ठीक है, तो ये सब एक प्रकार से अनुवाद के क्या हैं, ये सब अनुवाद के क्या है भैया, ये सब अनुवाद के एक प्रकार से महत्व हैं। इसके अलावा अगला महत्व है अनुवाद का, आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ अनुवाद की आवश्यकता ना हो, किंतु प्रमुखता निम्नलिखित क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध हो गई है। अनुवाद आज एक प्रकार से इतना जरूरी होगा जितना प्राणवायु जरूरी है। मतलब जितना आवश्यकता एक व्यक्ति को वायु की है उतनी ही आवश्यकता अनुवाद की जान पड़ने लगी आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि बिना इतने ज़्यादा जानकारी के या इतने प्रकार के लोग, अब लोगों की मानसिकता जो क्षुब्ध नहीं रह गई, छोटी मानसिकता नहीं रह गई है, एक व्यापक विचारधारा बनती चली गई और इसका कारण है अनुवाद। अगर इस व्यापक विचारधारा को अगर रोक दिया जाएगा तो वो अनुवाद का ही माध्यम होगा जिसके माध्यम से हम उसको रोक पाएंगे। तो अनुवाद के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो आज ऐसे कोई क्षेत्र नहीं जहां अनुवाद की आवश्यकता ना हो, और उन्हीं क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो कई सारे क्षेत्र, जैसे कि अनुवाद का क्षेत्र है राजकाज और कार्यालयी कार्य व्यापार में हम अनुवाद के बारे में जान पाते हैं, अनुवाद के बारे में समझ पाते हैं, और राजकाज और कार्यालयी कार्य व्यापार में अनुवाद का प्रयोग करके ही हम एक प्रकार से चीज़ों को समझ पाते हैं। दूसरी बात, अन्य देशों में हुआ शोध कार्य को समझने के लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। विशेषता विज्ञान के क्षेत्र में कोई शोध हुआ, कोई अन्वेषण हुआ, तो उसको जानने के लिए हमको अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। तीसरी बात, विधि निर्माण में कोई कानून बना तो अंग्रेजी में बना तो उसको हिंदी में समझने के लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा न्यायालयों के निर्णय हुए, आपको मैंने पहले बताया कि भाई अंग्रेजी में निर्णय होते हैं तो उसको हिंदी में समझने के लिए हमको अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। चौथी बात, पांचवी बात, पत्रकारिता के लिए भी हमको अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है जो भाषा हिंदी में छपा पत्र हो और उसको अंग्रेजी में आपको समझना है, या अंग्रेजी में छपा पत्र हिंदी में समझना है, तो उसको आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जान पाते हैं। तो ये भी पत्रकारिता का भी क्षेत्र कहीं ना कहीं पे अनुवाद के चंगुल से बचा नहीं है। व्यापारिक क्षेत्रों में चूंकि आपको मान लेते हैं इंग्लैंड से व्यापार करना है, तो एक प्रकार विदेश मंत्री आपको पता होगा इंग्लिश में बोलते हैं या अन्य भाषाओं में कई जानकार होते हैं, अच्छे जानकार होते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापारिक क्षेत्रों में भी जो व्यापारी होते हैं वो भी अंग्रेजी, हिंदी, कई भाषाओं के जानकार होते हैं। आपको बता दूं, यहाँ तक कि जो एक प्रकार से रिक्शे चालक होते हैं, कभी कभी वो भी अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि उनको घुमाना रहता है। ऐसे आप बनारस में जाएंगे तो कुछ रिक्शे वाले होंगे तो वो अंग्रेजी बताएंगे। मैंने देखा, मैं बनारस में रहता था तो उस समय गदौलिया से मैं गुजर रहा था वहीं पर,
तो डीबी कॉलेज में जा रहा था, तो गदौलिया से मैं गुजर रहा था। तो उधर क्या हुआ कि उधर गदौलिया से मैं पैदल जा रहा था। चूँकि गदौलिया से जब इधर जाओ तो गदौलिया से एक पैदल रास्ता पड़ता है, इधर से जब आप जाओगे तो पड़ता है पैदल रास्ता बी से डीबी कॉलेज के लिए। डीबी कॉलेज मशहूर कॉलेज है, बनारस का सबसे बेस्ट कॉलेज है। तो उसमें क्या होता है कि जब उधर से मैं गुजर रहा था तो एक रिक्शे वाला था, तो एक जो है मतलब पुरुष ही था, वो जा रहा था मतलब, तो उसको मैडम मैडम बोल रहा था वो, चूँकि बाल वाल रखाए था, इंग्लैंड का था, लंबा चौड़ा था, तो उसको मैडम 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 कहाँ चलेंगी, मैडम कहाँ चलेंगी, मतलब ऐसे बोले, फॉर गोइंग मैडम, ऐसे अंग्रेजी में बोल रहा था उससे। तो मुझे हंसी आ गई कि मैडम बोल रहा है उसको। तो रिक्शे वाले भी अंग्रेजी में बात करते हैं उनसे, इंग्लैंड वालों से। तो ये सब व्यापारिक क्षेत्रों में भी होता है और अन्य क्षेत्रों में आजकल। तो आप मैंने एक और आपको बता दिया। अगला क्षेत्र है विश्व साहित्य, सांस्कृतिक और सभ्यता का ज्ञान में अनुवाद की भूमिका होती है। इसके अलावा विश्व स्तरीय सभाओं, सम्मेलनों के प्रस्ताव और निष्कर्ष भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे अनुवाद के द्वारा ही संभव हो पाते हैं। इसके अलावा परस्पर संवाद और समझौते भी अनुवाद के द्वारा ही समझ में आते हैं और लोग एक दूसरे से जान पाते, समझ पाते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को भी आप अनुवाद के द्वारा ही समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को भी अनुवाद के माध्यम से समझा जाना जा सकता है। और उच्च स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण भी एक प्रकार से अनुवाद के द्वारा ही संभव हो पाता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अनुवाद का क्षेत्र आज एक प्रकार से व्यापक हो चुका है और एक बृहत स्तर पर अनुवाद का चंगुल जो है वो जकड़ता हुआ पूरे संसार को जा रहा है। और ऐसा एक प्रकार से होना भी कहीं ना कहीं पे बहुत ज़रूरी था। और अनुवाद के द्वारा ही हम एक दूसरे की चीज़ों को जान पाते हैं। कई बार कहना उचित ना होगा, हालांकि आगे बढ़ते हैं। अनुवाद हेतु आवश्यक बिंदु को हम जानते समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। अनुवाद हेतु आवश्यक बिंदु कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अनुवाद करने के लिए या अनुवाद को समझने के लिए या अनुवादक को कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, वहाँ पर भी ये पॉइंट हमने लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट, अनुवाद के लिए स्रोत भाषा, मतलब जिस भाषा का आपको अनुवाद करना है, और लक्ष्य भाषा, यानी जिस भाषा में आपको अनुवाद करना है। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का पूर्ण ज्ञान एक अनुवादक को होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, भाषा के साथ साथ विषय का ज्ञान भी होना परम आवश्यक है। किस विषय पर चीज़ें लिखी जा रही हैं, किस विषय पर अनुवाद हमको करना है, उस विषय का ज्ञान भी परम आवश्यक हो जाता है एक अनुवादक के लिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है स्रोत भाषा सामग्री का अनुवाद लक्ष्य भाषा के प्रति प्रकृति के अनुकूल करना चाहिए, मतलब कि लक्ष्य भाषा के प्रति उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा है, उस नेचर को समझने के तदुपरांत ही आपको करना चाहिए। यानी स्रोत भाषा सामग्री का अनुवाद लक्ष्य भाषा के प्रति प्रकृति, मतलब उसके नेचर के अनुकूल करना चाहिए। तीसरी बात। चौथी बात, एक अनुवादक को यह भी ध्यान देना चाहिए, सामान्यतः शब्दानुवाद को अच्छा नहीं माना जाता कि आप जैसा शब्द लिखा हुआ है उस शब्द का हूबहू अनुवाद कर दें, वो अनुवाद अच्छा नहीं माना जाता शब्दानुवाद को। शब्दानुवाद क्या है, मैंने इससे पहले इसीलिए पहले उसको समझा दिया। शब्दानुवाद को अच्छा नहीं माना जाता है, किंतु वैज्ञानिक, तकनीकी और विधि निर्माण के क्षेत्र में शब्दानुवाद आवश्यक होता है। शब्दानुवाद गणित के क्षेत्र में, ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्रों में, तकनीकी क्षेत्रों में और विधि निर्माण यानी कानून के निर्माण में, या जो निर्णय आया है न्यायालय का, उस न्यायालय के निर्णय में जो शब्दानुवाद होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, वो सही होता है। लेकिन वही शब्दानुवाद जो आम सामान्य भाषा में अगर होगा या सरल, मतलब उसमें होगा दैनिक जीवन के लिए या फिर अन्य चीज़ों में, तो वो चीज़ एक प्रकार से आप मान करके चलो वो उचित नहीं होगा। और उसका अनुवाद एक प्रकार से उसका भाव का अनुवाद करना चाहिए, सार अनुवाद या भाव अनुवाद। वैसे भाव अनुवाद ही उचित होता है, ज़्यादा भाव अनुवाद ही लोग करते हैं। सार अनुवाद क्या होता है, बड़े बड़े लोगों के लिए किया जाता है, जो अधिकारी होते हैं जिनके पास समय नहीं होता, संक्षेपण की क्रिया के द्वारा होता है वो। आगे देखने का प्रयास करते हैं। पांचवा पॉइंट, आपको ये समझना होगा एक अनुवादक अगर आप हैं या एक अनुवादक की क्या भूमिका है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि यदि कोई समानार्थी शब्द ना मिले तो उस उपसर्ग या प्रत्यय के सहारे नया शब्द बना लेना चाहिए एक अनुवादक को। यानी कोई अगर समानार्थी शब्द ना मिले, अंग्रेजी का है, तो उसको हिंदी में उसको उपसर्ग या परसर्ग लगा करके या प्रत्यय लगा करके, उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके एक नया शब्द बना सकते हो आप। ये एक प्रकार से एक अनुवादक की एक प्रकार से क्वालिटी होनी चाहिए, गुण होने चाहिए। एक अच्छे अनुवादक के छठा गुण ये शामिल होना चाहिए, मतलब उसमें अगला गुण ये शामिल होना चाहिए कि अन्य संदर्भ और प्रसंग की आवश्यकता के अनुसार अन्य स्वदेशी भाषाओं के उपयुक्त शब्दों का प्रयोग अनुचित नहीं होता है। मतलब अन्य संदर्भ और प्रसंग की आवश्यकता के अनुसार अन्य स्वदेशी भाषाओं के उपयुक्त शब्दों का प्रयोग जो होता है अनुचित नहीं होता है, मतलब उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर अन्य कोई शब्द प्रचलित है तो उसका प्रयोग भी उसके स्थान पर हो सकता है। इसके अलावा
सातवां जो एक प्रकार से विशेषता है या एक अच्छे अनुवादक का गुण है वो है कि यदि कोई विदेशी शब्द हमारी भाषा का अंग बन चुका है तो उसे ज्यों का त्यों ग्रहण किया जा सकता है, उसमें छेड़छाड़, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, जैसे रेल शब्द जो है ये अंग्रेजी शब्द है। अब इस रेल को अगर हिंदी में बात करें लव पथ गामिनी के नाम से तो वो गलत हो जाएगा, वो थोड़ा जटिल हो जाएगा, उसको रेल शब्द ही हम अगर उपयोग में ले लेंगे तो ज़्यादा सही होगा। तो इसीलिए ये भी एक प्रकार से एक भूमिका होती है और एक अनुवादक को ऐसा करना चाहिए। आठवां एक अनुवादक का गुण ये होता है कि लोकोक्ति और मुहावरों का अनुवाद बहुत कठिन होता है। यदि लक्ष्य भाषा में पूर्णतः समानार्थी लोकोक्ति मुहावरा ना मिले तो भाषा अनुवाद स्पष्ट कर देना चाहिए। मतलब अगर अनुवाद एक प्रकार से लोकोक्ति में तो उसका लोकोक्ति में उसी तरीके का भाव अनुवाद कर देना चाहिए। मतलब जैसे टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन मैंने आपको बताया था, तो जैसे कि टिट फॉर टैट मैंने आपको बताया था, माइट इज़ राइट बताया था, तो वो एक प्रकार से क्या होगा, वैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट, ठीक है। मतलब नहीं, टिट फॉर टैट जिसकी ईट का जवाब पत्थर से, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, माइट इज राइट। तो एक प्रकार से ये सब चीज़ें हैं। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, ये मतलब इससे क्या होगा, मतलब एक पंथ दो काज। तो कहीं ना कहीं पे उसका अनुवाद आपको मुहावरे लोकोक्तियों से ही करना चाहिए जिस तरीके का अनुवाद हो, ठीक है। उसका आपको शब्दानुवाद नहीं करना, उसका आपको भावानुवाद करना है। नौवां अनुवादक को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, नवीं पॉइंट, कि अनुवाद अधिकृत परिभाषिक शब्दकोश का उपयोग उचित होता है। मतलब जो अनुवाद के द्वारा, मतलब अनुवादिक जो शब्दावलियाँ हैं जो एक प्रकार से अधिकृत परिभाषिक शब्दकोश है, मतलब एक प्रकार से जो आधिकारिक शब्दकोश है, जो ओरिजिनल शब्दकोश है, जो मान्यता प्राप्त शब्दकोश है, उस शब्दकोश का प्रयोग करना चाहिए एक अनुवादक को, ठीक है। इसके अलावा अगला जो आपका एक प्रकार से विशेषता है एक अनुवादक की या एक गुण होना चाहिए अनुवादक के अंदर, वो है अनुवाद कोई विज्ञान नहीं है। सबसे पहली बात, अनुवाद कोई विज्ञान नहीं है, अभ्यास जनित एक कला है अनुवाद। इसीलिए अनुवाद की कोई सर्व स्वीकृत मानव प्रक्रिया नहीं होती है। अनुवाद एक कला है और जो जितना अभ्यास करता है उतना ही अनुवाद उसका सफल होता है। इसीलिए अनुवाद करते समय एक अभ्यस्त अनुवादक की आवश्यकता होती है। मतलब अनुवाद एक प्रकार से एक जो नवधुआ होगा अनुवाद करने में वो गलत अनुवाद भी कर सकता है। यानी अनुवाद एक अनुवादक को एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे कई प्रकार के अनुवादों का सामना मतलब वो कर चुका हो पहले से, मतलब वो एक प्रकार से मंझा हुआ अनुवादक हो। तो यानी अभ्यास अगर वो करा हुआ है अनुवादक तो एक प्रकार से अनुवाद अच्छा होगा। इस प्रकार से आप लोगों ने अनुवाद के प्रकार को समझा, अनुवाद के महत्व को समझा, एक अच्छे अनुवादक के क्या गुण होने चाहिए उस अनुवादक के गुण के बारे में समझा। निश्चित तौर पर यहीं से आपके परीक्षा में प्रश्न आने वाला है। 10 नंबर क्या लगभग 15 से 20 नंबर आपका यहीं से तैयार हो गया है। अनुवाद के प्रकार में मैंने साहित्य अनुवाद के बारे में बताया, कार्यालयीय अनुवाद के बारे में बताया, विधिक अनुवाद के बारे में बताया, आशु अनुवाद के बारे में बताया, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद के बारे में बताया और वाणिज्यिक अनुवाद के बारे में बताया। इसके अलावा प्रक्रिया के आधार पर मैंने 4 अनुवाद जो बताए थे, शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद, यांत्रिक अनुवाद, उनके बारे में आपको बताया। इस प्रकार से आपने अनुवाद के प्रकार को समझा, अनुवाद के महत्व को, विशेषता को और उसके एक अनुवादक के क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में भी आपने जाना। इसके अलावा परीक्षा में लगातार आने वाले प्रश्न, राजनीति विज्ञान से जो हैं प्लेटो से बनने वाले कुछ प्रश्न, उसको मैंने इस वीडियो में दिया है। 10 नंबर यहाँ से आपका फंसने वाला है। तो आप पॉलिटिकल साइंस अगर लिए हैं, BA 4th सेमेस्टर में है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसी प्रकार से जियोग्राफी का डी विटलसी के अनुसार जो उन्होंने कृषि प्रदेशों का बंटवारा किया था, विश्व के कृषि प्रदेशों का, उसको देख लीजिएगा। 13 टाइप का जो उन्होंने बताया था, पूरा विस्तार से हमने समझाया इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, 10 नंबर पक्का आपका एकदम से यहाँ से भी तैयार हो जाएगा। जियोग्राफी का वीडियो देख लीजिएगा और राजनीति का वीडियो देख लीजिएगा और हिंदी का जो आज मैंने बताया ये, और बाकी प्ले लिस्ट में और वीडियो है इसी प्रकार से। और भी वीडियोज अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, जी सर बिल्कुल वीडियो चाहिए। तो मैं और वीडियो इसी प्रकार से मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों को छांटूंगा और उन प्रश्न के उत्तर को इसी तरीके से जैसे मैंने आज समझाया है और इन 2 वीडियो में समझाया वैसे समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। तो एक प्रकार से इन वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।